नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हवाई अड्डे पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि इंडिया एयरलाइंस में बैठने के 7 तारीख से इस दौरान जो निर्देश दिए गए हैं उसका पालन पूर्ण रूप से किया जाएगा। जो बड़े क्षेत्रीय दल हैं और जो हमारे सहयोगी हैं उनसे लोकसभा की सीटों पर बंटवारे पर लगातार बैठकों के जरिए बातचीत भी की जाएगी। उधर पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक अजय चंद्राकर के बयान पर राहुल गांधी की नई यात्रा निरर्थक है। तो क्या कुछ कहा इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए भूपेश बघेल ने, वो आपको सुनाते हैं। हाँ जी, अगली खबर भी रायपुर से है, जहां राजस्व विभाग प्रकरणों का जल्द निपटारा करें, आम जनता से जुड़े राजस्व कार्यों का त्वरित निराकरण करने की पहल करें, उन्हें राहत दें, जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र इत्यादि अनिश्चित समयावधि पर बनाकर दें। ये बात कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने कही। वो आज रेड क्रॉस सभा कक्ष में जिले के राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक ले रहे थे। सूरजपुर के नव पदस्थ कलेक्टर रोहित व्यास ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। जहां पदभार ग्रहण के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि जिले में राजस्व प्रकरणों से लेकर आम नागरिकों की समस्या के त्वरित निराकरण किया जाएगा। साथ ही शासकीय योजनाओं के बेहतर प्रचार प्रसार और क्रियान्वयन पर फोकस रहेगा। गौरतलब है कि जिले के पूर्व कलेक्टर संजय अग्रवाल का स्थानांतरण राजनांद गांव हुआ है। तो समस्याओं के निराकरण करने की इस दौरान उन्होंने बात कही। रोहित व्यास ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। सूरजपुर के नवपदस्थ कलेक्टर रोहित व्यास ने इस दौरान अपना पदभार ग्रहण किया। जहां पदभार ग्रहण के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और चर्चा करते हुए बताया कि जिले में राजस्व प्रकरणों से लेकर आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण इस दौरान किया जाएगा। साथ ही शासकीय योजनाओं के बेहतर प्रचार प्रसार और क्रियान्वयन पर फोकस रहेगा। आज मैंने सूरजपुर जिले में कलेक्टर के पद पर कार्यभार ग्रहण किया है। जिला प्रशासन का इसमें ये कर्तव्य रहेगा कि हमारे यहाँ के जितने भी नागरिक हैं सबको एक संवेदनशील प्रशासन हम लोग देंगे और शासन की जो मंशाएं हैं, शासन की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उसका यहाँ पर तत्परता से सभी का क्रियान्वयन होगा और बहुत अच्छे से हम यहाँ का प्रशासन बहुत अच्छा एक प्रशासन स्थापित करेंगे और जितनी भी हमारी योजनाएं संचालित हो रही है, जो भी यहाँ की समस्याएं हैं उसका निराकरण हम जल्दी से जल्दी करेंगे। और उधर उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह द्वारा शुक्रवार रात में महाकाल लोक के नीलकंठ वन के समीप नवनिर्मित देश के प्रथम स्वस्थ एवं स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया गया। उल्लेखनीय है कि रविवार 7 जनवरी को प्रसादम का शुभारंभ मुख्यमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। कलेक्टर द्वारा कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर वहां की जा रही तैयारियों का भी जायजा लिया गया। कलेक्टर ने प्रसादम की उचित ब्रांडिंग किए जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कार्यक्रम स्थल के होर्डिंग विभिन्न स्थानों पर लगाए जाने के लिए कहा है। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद खाद्य पदार्थों की चलित प्रयोगशाला का अवलोकन कलेक्टर द्वारा किया गया। दिनांक 7 जनवरी को
भारत का पहला हाइजीनिक स्ट्रीट प्रसादम के नाम से यहाँ पर उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर में इनॉग्रेट किया जा रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री मनसुख मांडविया जी उपस्थित रहेंगे। उसी को लेकर तैयारियों की समीक्षा की गई है। ड्राई रन भी होगा और 7 तारीख को ये स्टार्ट होगा। 2 दिन तक ये डेमोन्स्ट्रेशन मोड में रहेगा और उसके पश्चात पूरा विधिवत अलॉटमेंट करके इसको प्रारंभ किया जाएगा। और उधर उज्जैन के चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र में एक अल्पसंख्यक युवक को हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने सरेआम पीट दिया। कार्यकर्ताओं का आरोप था कि युवक लव जिहाद की घटना को अंजाम देते हुए एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जा रहा था। हिंदू जागरण मंच की संयोजिका नीलू चौहान ने बताया कि छोटी मायापुरी में रहने वाली कक्षा 10 की नाबालिग लड़की को अमर नाम बताकर सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती और बहला फुसलाकर लव जिहाद जैसी घटना को अंजाम देने वाले देवास निवासी 22 वर्षीय युवक को पकड़ा है। युवक ने नाबालिग से एक जोड़ी कपड़े भी मंगवाए थे, जिस पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को शक था कि युवक नाबालिग लड़की को अपने साथ ले जाना चाहता था। दोनों उज्जैन से निकल पाते इससे पहले कार्यकर्ताओं ने युवक को पकड़ लिया और इसके बाद युवक की सड़क पर ही जमकर पिटाई कर दी गई। इस दौरान नाबालिग लड़की के परिजन भी वहां पर पहुंच गए। उन्होंने भी युवक की जमकर पिटाई कर दी। कुछ देर सड़क पर चले हंगामे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने युवक को पकड़कर चिमनगंज मंडी थाने के हवाले कर दिया। पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जी आज एक मामला आया है थाना चिमनगंज मंडी में कि एक बालिका है यहाँ पर 15 वर्ष की, तो उनकी साथ में एक इंस्टाग्राम पे एक लड़के से दोस्ती हुई थी। तो आज उसी के तारतम्य में लड़का देवास का रहने वाला है, उज्जैन आया था शहर में उस बालिका से मिलने, और जब वो मिल रहे तो उस बुरी नीयत से उसका बालिका का हाथ पकड़ लिया था और गलत नाम से उससे दोस्ती की थी। इसके तहत थाना चिमनगंज मंडी में 354 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। और उधर भिंड जिले के फूप कस्बे में वार्ड 7 में एक घर में सिलेंडर में गैस का रिसाव होने के चलते आग भड़क गई। इस घटना में पहले फ्रिज का कंप्रेसर फिर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। इस हादसे में 78 साल की महिला की मृत्यु हो गई। वहीं घर की बहू और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना करीब देर रात 9 बजे की बताई जा रही है। घायलों को इलाज के लिए ग्वालियर के लिए रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार वार्ड 7 निवासी मनोज जोशी के घर गैस का सिलेंडर आया था। गैस का रिसाव होने से पूजा घर के दीपक की लौ से घर में आग भड़क गई। आगजनी में सबसे पहले फ्रिज का कंप्रेसर फटा और फिर पास में रखा गैस सिलेंडर भी कुछ ही देर में फट गया। इस घटना में मनोज की 78 साल की मां कमला देवी आग की चपेट में आ गई। साथ ही खुशी और 10 साल की देवू भी इस दौरान झुलस गई। आग लगते ही बच्चों को बचाते समय घर की महिला रंजना जोशी भी गंभीर रूप से झुलस गई हैं। सभी घायलों को सबसे पहले स्थानीय प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक अस्पताल ले जाया गया। यहां से रंजना को सीधे ग्वालियर रेफर किया गया। मौके पर पुलिस पहुंच गई और पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 2019 हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ। जनता की उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। जनता की उम्मीद के अनुरूप ही कार्य हो रहा है। उन्होंने ये बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि 2 साल में 2 बार सीधा संवाद सरकार ने किया। ये इस राज्य के लिए अभिशाप बन गया। ये सब हमारे प्रतिद्वंदी दल को रास नहीं आया। बीजेपी ने जनादेश का अपमान करना शुरू किया। अन्य राज्यों की तरह सरकार बदलने की कोशिश की। जब इसमें सफल नहीं हुए तो केंद्रीय एजेंसियों को पीछे लगाया गया। इसका एकमात्र उद्देश्य था हेमंत सोरेन सरकार को चैन से रहने नहीं देंगे, योजना उतरने नहीं देंगे, हतोत्साहित करेंगे। लेकिन उनकी जो ये इच्छा है वो पूरी नहीं हुई। सरकार आज भी सचिवालय में है। उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि चुनाव आयोग उनका है। एमपी चुनाव में 20,000 शिकायत की गई पर एक पर भी विचार नहीं हुआ। ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया, वहां लंबित है।
151 धारा का एक्शन कहता है कि 1 साल से ज्यादा का कार्यकाल बचा है तो विधानसभा या संसदीय क्षेत्र बिना प्रतिनिधित्व का नहीं हो सकता। सदन के अंदर प्रतिनिधित्व होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। झारखंड राज्य बने 23 साल हो गए। झारखंड की मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार अपने 4 साल पूरे कर लेने का जश्न मना रही है, मगर लोहरदगा जिले का एक गांव ऐसा भी है जहां सड़क और पुल सहित मूलभूत सुविधाओं का ग्रामीणों को इंतजार है। लोहरदगा और लातेहार जिले की सीमा पर स्थित सलगी पंचायत का चारागादी नाम के इस गांव के ग्रामीणों की त्रासदी यह है कि गांव के बाहर जाना हो तो 3 नदियां पार करनी पड़ती हैं और किसी में भी पुल नहीं है। सड़क की जगह पगडंडी ही है। आंगनबाड़ी केंद्र और पोलिंग बूथ 20 किलोमीटर दूर पंचायत मुख्यालय में है। करीब 28 घरों का ये गांव जंगल पहाड़ों से घिरा हुआ है। गांव के लोग रहते तो हैं लोहरदगा जिले में, लेकिन निर्भर हैं लातेहार जिला पर। बरसात के महीने में जब पहाड़ी नदी में उफान होता है उस समय ये गांव टापू बन जाता है। गांव के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। महिलाएं बच्चों को गोद में उठाकर अस्पताल पहुंचती हैं। बुनियादी सुविधाओं को तरसते ग्रामीण सरकार से नाराज हैं। नाराज इतने हैं कि इन्होंने फैसला लिया है कि इस बार चुनाव में किसी नेता और अधिकारी को गांव में घुसने नहीं देंगे और ना ही वोट डालेंगे। दरअसल वोट डालने इनको 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इन्होंने कहा कि इस बार वोट का भी बहिष्कार करेंगे क्योंकि इन्हें बार बार छला गया है और सबने सिर्फ झूठे आश्वासन दिए हैं। कोबरा गैंग के नाम पर राजधानी के 3 बिल्डर और जमीनी कारोबारी से 1-1 करोड़ की रंगदारी मांगने और जमीन कारोबारी मोहन शर्मा के ओपी क्षेत्र स्थित घर में बम से हमला करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी में एक का नाम हेमंत कुमार उर्फ मंटू है। वो रात थाना क्षेत्र के टेंडर बगीचे का रहने वाला है। दूसरा आरोपी पंकज उराव है। वो गुमला के भड़नो थाना क्षेत्र के तंबो का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल की गई बाइक, एक पिस्टल और मोबाइल बरामद कर लिए हैं। जानकारी अपने कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने दी। सिटी एसपी ने बताया कि घटना का मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। तो घटना का मुख्य आरोपी सुनील अभी भी पुलिस के शिकंजे से बाहर है। मोहन शर्मा की हत्या करने की दरअसल ये सभी योजना बना रहे थे। जमीनी विवाद का ये पूरा मामला, जिसके बाद पुलिस ने इन लोगों को हिरासत में लिया और इनके पास से बाइक और इसके साथ ही पिस्टल बरामद कर ली गई है। साथ ही इनके फोन भी जब्त कर लिए गए हैं। कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद ने अपने आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सीमांचल के 4 जिलों से होकर गुजरेगी। सांसद ने बताया कि राहुल गांधी की यात्रा कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज से गुजरेगी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में ये यात्रा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सांसद ने कहा कि जहां कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार है, उसे जिले से ये यात्रा होकर गुजरेगी। जब पिछली बार जब देश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी, तब बिहार में राहुल गांधी की यात्रा नहीं हुई थी। इसी कारण अब बिहार में भारत जोड़ो यात्रा होगी। इस दौरान सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि जिस जगह पर बीजेपी की सरकार बनती है और जनता से जो वादे वो करते हैं, उन वादों को बीजेपी भूल जाती है और उन वादों का फिर कभी जिक्र तक नहीं करती। सबसे पहले मैं आप लोग का शुक्रगुजार हूं कि आप लोग आए हैं
और बड़ी खुशी के साथ मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि जो आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे नेता का भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने वाला है 14 जनवरी से, और आखिर में बम्बई में 20 मार्च को जो संपन्न होगा, उसका रूट चार्ट कल AICC के माध्यम से लोगों के बीच रखा गया है। मुझे खुशी है कि 67 डेज में लगभग 6,700 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे, और इसमें 15 स्टेट्स में वो गुजर के जाएंगे। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर इस दौरान जानकारी दी गई। मोहम्मद जावेद जानकारी देते हुए नजर आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस दौरान उन्होंने बताया कि अब बिहार में भारत जोड़ो यात्रा न्याय यात्रा कहां-कहां से, कौन-कौन से जिलों से होकर गुजरेगी। उधर रोहतास जिले में ठंड का प्रकोप बढ़ने से लोग घर में रहने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो रहा है। काफी जरूरी काम के लिए ही लोग बाजार और सार्वजनिक जगह पर पहुंच रहे हैं तथा ज्यादातर गरीब एवं दैनिक कार्य को लेकर इस दौरान यहां पर जो लोग हैं वो बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में वर्तमान ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन भी चौक चौराहे पर अलाव की व्यवस्था करने का निर्देश दे चुका है, लेकिन कई जगह पर अभी तक अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में ठंड से निजात दिलाने के लिए समाजसेवी द्वारा अलाव की व्यवस्था किया जाना काबिल तारीफ है। ऐसे में शाहबाद क्षेत्र में चर्चित समाजसेवी विवेक कुमार पांडे उर्फ सोनू पांडे निजी खर्चे से रोहतास जिले के विभिन्न बाजारों में चौक चौराहे, अस्पताल, थाना और अन्य जगह पर लकड़ी रखवाकर अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं। दरअसल समाजसेवी ने बताया कि वो अपने साथ पूरे ठंड एक पिकअप गाड़ी पर लकड़ी लेकर घूमते हैं। जहां भी उनको लगता है कि यहां पर अलाव जलाया जा सकता है, उस सार्वजनिक जगह पर अलाव जलवा देते हैं। हालांकि कई सार्वजनिक जगह पर यह नियमित अलाव जलवाते हैं, चाहे वहां पर प्रशासन के द्वारा अलाव की व्यवस्था कराई जाए या फिर नहीं। इनके द्वारा करगहर, बडहरी सहित विभिन्न बाजारों सहित बस्तियों में मुख्य रूप से अलाव की व्यवस्था कराई जाती है। उन्होंने बताया कि ये कार्य वो पिछले कई वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, वो गरीब और असहायों के बीच कंबल का वितरण भी करते हैं, जो आने वाले दिन में भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो सुन लेते हैं। योजना लागू होती है, फिर प्रधानमंत्री मुद्रा की योजना भी लागू हो जाती है, प्रधानमंत्री स्वरोजगार की योजना भी लागू होती है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना का लाभ भी ले सकते हैं, PM स्वनिधि योजना का लाभ भी ले सकते हैं, गांव में PM स्वामित्व योजना का लाभ भी लिया जा सकता है। यानी इतनी योजनाएं हैं। गरीब के लिए मकान भी है, शौचालय भी है, आयुष्मान का 5 लाख रुपए का कार्ड भी है, और किसान के लिए किसान सम्मान निधि भी है। इतनी योजनाएं आजादी के बाद कभी नहीं मिली। इन योजनाओं का लाभ इसलिए मिल रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के दिन में एक गरीब के प्रति संवेदना है, उनके उत्थान का भाव है। और जब गरीब खुशहाल होगा, उसके चेहरे पर खुशहाली होगी, तो उसके चेहरे की ये खुशहाली उसको समृद्धि की ओर अग्रसर करेगी, और एक नागरिक की समृद्धि भारत की समृद्धि का आधार बनेगा, और भारत की समृद्धि का आधार भारत को दुनिया के विकसित देशों की श्रृंखला में खड़ा करेगा। आगामी 25 वर्ष के इसी लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ की है। भाइयों बहनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा जिसको लाभ मिला है वह मंच पर आकर के बोले कि मुझे इस योजना का लाभ मिला है। जिसे नहीं मिला है उसका रजिस्ट्रेशन हो, और उसको आने वाले समय में योजना का लाभ दिलाएंगे। भाइयों बहनों,
हम लोग जो इन लोगों से संवाद करते हैं, संवाद के पीछे का भाव एक होता है, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था लोगों को प्राप्त हो। अगर उसके लिए पैसा दिया जा रहा है, उस गरीब को हर हाल में इस योजना का लाभ मिलना ही चाहिए। यह संकल्पित होकर के जब कार्य किया जाएगा तो इसके परिणाम आएंगे। इसीलिए हम लोग जगह जगह जाकर के लोगों से पूछते हैं कि ये सब मिला है ना, और जब वो कहता हां मिला है, तब हमें खुशी होती कि चलिए दिल्ली या लखनऊ से जो सामान भेजा गया था, जो योजना भेजी गई थी, योजना गरीब को मिल रही। इसका मतलब तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में इस दौरान जानकारी दे रहे थे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूरी दुनिया में रामनगरी और गौरवशाली इतिहास वाले सूर्यवंश की राजधानी के तौर पर प्रख्यात अयोध्या अब नव्य अयोध्या विजन के तहत ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसी क्रम में नव्य अयोध्या के माझा रामपुर हलवारा ग्राम में 40 मेगावाट बिजली उत्पादन करने में सक्षम सोलर पावर प्लांट के विकास व संचालन का कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए यहां सीएम योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुसार 200 करोड़ रुपए की लागत से 165 एकड़ में सोलर पावर प्लांट का विकास व संचालन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि विजन 2047 के अनुसार अयोध्या में जिस समेकित विकास का खाका खींचा गया है, उसमें सौर ऊर्जा का बेहद बड़ा रोल है और यही कारण है कि अयोध्या को सौर ऊर्जा से संचालित शहर के तौर पर स्थापित करने में इस प्लांट की बड़ी भूमिका होगी। इस प्लांट की स्थापना के लिए सीएम योगी के दिशा निर्देशन में जिला प्रशासन ने ₹1 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर पर उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण को 30 साल की लीज पर जमीन उपलब्ध कराई है। अयोध्या सिटी को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए एनटीपीसी द्वारा 40 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट रामपुर हलवारा गांव में लगाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से अभी हम 10 मेगावाट विद्युत का उत्पादन ये 22 जनवरी से पहले शुरू कर देंगे। ये प्रोजेक्ट लगभग 165 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। इस प्रोजेक्ट के लगने से 47,000 टन CO2 को कम किया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 200 करोड़ के आसपास है। और अब सुरक्षा ड्यूटी के दौरान तैनात होने वाले पुलिसकर्मी अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल कर सकेंगे। अक्सर देखा गया है कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी मोबाइल चलाते हुए लापरवाही करते हैं और सतर्कता बरतने में लापरवाही होती है। ये बात पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था प्रशांत कुमार ने सभी पुलिस आयुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी करके कही। जारी किए गए इस पत्र में पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था प्रशांत कुमार ने निर्देश दिया कि अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा के दौरान लगाए सुरक्षा ड्यूटी में पुलिसकर्मियों की ओर से स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने पर रोक रहेगी। इसके साथ ही 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर भी पुलिसकर्मी अपने फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में सख्ती से आदेश का पालन करने के लिए कहा गया है। और फिलहाल राज्यों से जुड़ी हुई खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।